आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सियासी ड्रामे के बाद अब कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुल्क की कई दूसरी रियासतों में ऑपरेशन कमल चलाने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन कमल की शुरुआत की थी। बीजेपी पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस हुकूमत खत्म करने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रियासत में रात की तारीकी में बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। आज प्राइम डिबेट में ऑपरेशन कमल पर ही हम बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी ऑपरेशन कमल में इस बार नाकाम हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खबर देखिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार खतरे में, फिर खरीदो फरोख्त की सियासत उरूज पर। मध्य प्रदेश में कमल की खींचतान कब तक? मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। तकरीबन 1.25 साल पहले बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को खतरा बताया जा रहा है। कांग्रेस रियासत के बिगड़ते हालात के लिए बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार मान रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया है। कल रात को भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्लेन चार्टर किए थे। इन्हें माननीय विधायकों को बेंगलोर ले जाने के लिए। एक 12 सीटर था, एक 9 सीटर था। 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। इस बीच बीजेपी रियासत की सियासत पर नजर रखे हुए है। साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी का मौजूदा सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब सरकार खुद से गिरने के लिए तैयार है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं। पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। किसान परेशान है, रो रहा है। गरीब परेशान है, बच्चे परेशान है, माताएं बहनें परेशान हैं। कांग्रेस के विधायक खुद परेशान हैं। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं। जनता पार्टी का कभी ये सोच नहीं रहा जी। हमने पहले भी कहा है, हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो वो जाने। सर तो आप ये सरकार स्थिर है सर? अभी आप कह सकते स्थिर है सरकार? अभी तो हम जा रहे हैं, अगर उपचुनाव जीतना है हमें। मध्य प्रदेश का पूरा सियासी ड्रामा दरअसल आधी रात से शुरू हुआ था। खबर आई थी कि कांग्रेस इत्तेहाद के 8 से 10 अरकान असेंबली गुरुग्राम के एक होटल में है। तभी वजीर जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह भी गुरुग्राम के इसी होटल में पहुंच गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश की सियासत का एपिक सेंटर गुरुग्राम बन गया। हालांकि जब एमपी सरकार के वजीर होटल से बाहर निकले तो इनके साथ बीएसपी रुकने असेंबली रामाबाई नजर आई। इस बीच कांग्रेस के कुछ वुज़रा दिल्ली पहुंच गए और कांग्रेस का भी दावा है कि हमारी सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह हंगामा यूं ही खड़ा नहीं हुआ। दाल में कुछ तो काला है, जिसका जवाब कांग्रेस या बीजेपी ही दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ सरकार बचेगी या बीजेपी अपने कमल को खिलाने के लिए कुछ और दांव खेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस ऑपरेशन कमल की शुरुआत हुई थी, क्या बीजेपी उसमें नाकाम हो गई? उसमें बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस अब दावा कर रही है कि उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो एमएलएज एक तरह से गुड़गांव और गुरुग्राम गए थे वो वापस आ गए। हालांकि अभी भी खबर मिल रही है कि 4 एमएलए इस वक्त कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु में हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन कमल, जिसकी शुरुआत एक तरह से हुई थी, कल रात से यह पूरा सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था,
क्या उस ड्रामे पर एक तरह से ब्रेक लग गया है और क्या ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस जो है वो इस बार बीजेपी का नाकाम हो गया है? इसी पर हम बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अरविंद वाजपेयी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के, अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तज्ज़िया निगार। और गुलरेज शेख स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, तर्जमान है बीजेपी के। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, संजय बघेल जी और गुलरेज शेख जी, सभी का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ कांग्रेस के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले गुलरेज शेख जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या इस बार बीजेपी से कहीं पर चूक हो गई? बीजेपी का जो ऑपरेशन कमल था उसमें कहीं कमी रह गई? कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि उनकी सरकार को अब कोई खतरा नहीं है मध्य प्रदेश में। कि यदि हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे तो तब जाके बात होगी ना कि कुछ कमी पेशी रह गई या किसी प्रकार की चूक हो गई। जब कुछ किया ही नहीं, जब किसी प्रकार का प्रयत्न ही नहीं किया तो चूक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, समस्या यह है अबू हुरैरा जी कि आग लगाई इन लोगों ने अपने घर में, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी जो आग लगाने में सबसे अव्वल व्यक्ति थे, वह आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बनकर गए। उसके पीछे कारण है, बताऊंगा मैं क्यों हुआ है। और उसके बाद इल्जाम लगाना पड़ोसी के ऊपर कि पड़ोसी ने आकर हमारे घर में आग लगा दी, तो ये तो हास्यास्पद है। दूसरी चीज, अब मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हूं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी को अबू भाई की करना ही होता तो क्या आवश्यकता थी कि दिल्ली या गुरुग्राम, जो 1-1.25 घंटे की दूरी पर है भोपाल से, वहां विधायकों को रखते? हम कश्मीर में नहीं रख देते, हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखते। लेकिन हमारी कोई ना मंशा थी, ना इस प्रकार की कोई मंशा आगे भी है। परंतु मैं फिर भी आपको एक बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार है, इसकी एक्सपायरी डेट 5 साल की नहीं है, इसकी एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ये तो भड़बड़ा के गिरेगी खुद के वजन से, क्योंकि इतना ज्यादा अंतर विरोध है इनमें। देखिए, आपको इस बात का मालूमात होगी कि कमलनाथ जी जिस सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन के 4 पाए हैं। एक पाया तो खुद कमलनाथ ग्रुप है, दूसरा पाया दिग्विजय सिंह जी का ग्रुप है, तीसरा पाया निर्दलीय तथा एसपी बीएसपी विधायकों का है, और चौथा पाया जो सबसे ज्यादा हल रहा है, जो कमजोर हो चुका है, जिस पर दीमक लग चुकी है, वह है सिंधिया ग्रुप का। अब ये जो पाया गिर रहा है, और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी भी चाहते हैं और दिग्विजय सिंह जी भी चाहते हैं कि सिंधिया ग्रुप को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, उनको साइडलाइन कर दिया जाए। तो ये आपस का अंतर द्वंद है, और एक तरफ है राजा मतलब दिग्विजय सिंह, और दूसरी तरफ है महाराजा मतलब सिंधिया जी। तो ये राजा और महाराज का युद्ध है। हम तो जनता के रंग हैं, तो राजा और महाराजा बीजेपी की नजर रहेगी कि कांग्रेस में आपस में टूट पड़े और बीजेपी उस मौके का फायदा उठाए। बीजेपी की नजर है, इतनी तो सच्चाई है गुलरेज जी। पड़े नहीं, टूट पड़ चुकी है। नहीं, आप ये देखिए, आज थोड़ी देर पहले अभी ट्वीट किया है उमंग सिंगार ने। उमंग सिंगार कौन है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट है, वन मंत्री हैं, तो वनराज है, मैं उनको वनराज कहता हूं। और वनराज ने क्या कहा कि कमलनाथ सरकार स्टेबल है, ये सारा खेल जो है वह राज्यसभा का है। तो मैंने भी उस पर ट्वीट करके उत्तर दिया, सर यही तो हम भी सुबह से कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें अभी निकली है, और 3 में से एक सीट पर आगे रहा है सिंधिया जी का, और बात हो गई। मेरे साथ अशरफ काज़मी जी, रिपोर्टर है न्यूज़ 18 के, और लगातार दिल्ली से बैठकर पूरे मुल्क की सियासत को कवर करते हैं अशरफ काज़मी साहब। अशरफ काज़मी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। अशरफ काज़मी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। एक तरफ तो कांग्रेस दावा कर रही है कि अब उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारी तरफ से तो कोई कोशिश हुई नहीं, और जो हालात बने तो खुद कांग्रेस के अंदर ही इस तरह के हालात थे। मैं अशरफ काज़मी सिर्फ आपसे यह समझना चाह रहा हूं, दिग्विजय सिंह से भी आपने बातचीत की, कांग्रेस के जो दूसरे लीडर हैं उनसे बातचीत दिल्ली में आपने की, क्या कुछ कहानी है मध्य प्रदेश की? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि सिंधिया में और कमलनाथ में भी अनबन हुई थी।
अबू हुरैरा, देखिए ये जो पूरा मसला है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और सत्ता का मसला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कमलनाथ सरकार है वो अभी बहुत ज्यादा, उनके पास ये कहें कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो और कभी भी वो पीछे नहीं हो सकते, वो उनको समर्थन के साथ है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का उनको समर्थन है। बीजेपी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। कहीं ना कहीं वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हम किसी भी तरह से सत्ता में आए, तो वो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ अंदरूनी तौर पर, क्योंकि कांग्रेस में जो गुट है यहाँ पे, दिग्विजय सिंह गुट है, कमलनाथ गुट है, सिंधिया गुट है, ये आपस में वर्चस्व की इनकी लड़ाई है। आज की डेट में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साथ है, सिंधिया साथ नहीं है। सिंधिया को बिल्कुल उन्होंने बाहर कर रखा है। सब चाहते हैं कि वो राज्यसभा में जाए, जबकि सिंधिया चाहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसी में सक्रिय रहूं, यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए। आज तक उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष का जो उनका नियुक्ति का मामला है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया कि कैसे संगठन की कमान सिंधिया को दे दी जाए, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं चाहते। ये बहुत सब जानते हैं कि इनमें तीनों में झगड़ा है जहां तक, और इसी झगड़े का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता साफ कह रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या नरोत्तम मिश्रा हो, वो सब कह रहे हैं हमारा तो कोई मसला ही नहीं, अगर नहीं मसला था तो क्यों यहां थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, सत्ता में सभी आना चाहते हैं। बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, अब उनको बाहर रहना थोड़ा खल रहा है, वो वापसी के रास्ते तलाश रहे। वो वही जो कमजोर कड़ी है सरकार की, वो चाह रहे हैं कि वो टूटे और हम वापसी करें, क्योंकि सरकार में वापस आने के लिए उनको बहुत ज्यादा नंबर्स की जरूरत नहीं है, कुछ नंबर्स की जरूरत है। अगर वो कुछ नंबर्स में समाजवादी पार्टी या बीएसपी की जिन्होंने समर्थन दे रखा है उनसे वो समर्थन वापस दिलवा लेते हैं, या अपने साथ कांग्रेस के भी जो नाराज विधायक है, जो लंबे समय से हैं, जिनको चाहते थे कि हमें कैबिनेट में जगह मिले, हमें कोई महत्वपूर्ण पद मिले, वो उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और रात यही हुआ। आज नरोत्तम मिश्रा से भी बात हुई तो नरोत्तम मिश्रा खुद कह रहे हैं कि वो साफ कह दिया, हमने कोई प्रयास नहीं किया, सरकार अपने ही वजन से गिरेगी, 302 का मुकदमा मैं अपने नाम पे क्यों लिखाऊं। तो वो तो सब बातें कहने की है, बहुत अच्छे, लेकिन जो समझते हैं, जो चीजें जानते हैं, वो कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है कि कहां हमें वापस सत्ता में वापस आना है। उसी के लिए ये सारी कवायद की गई। रात को 1 बजे क्यों ये सब सियासी ड्रामा हुआ और अब दोपहर तक चला। बिल्कुल। मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एनडीए के सहयोगी भी आप लोग हैं, साथी हैं। क्या वाकई में जिस तरह से बीजेपी नकार रही है लगातार कि हमारी कोई कोशिश नहीं रही है ऑपरेशन कमल में, ऑपरेशन लोटस में, क्या आपको नहीं लगता है कि एक सत्ता की लालच तो रहती है और अब वापस भी आना चाहेगी? और बड़ी अच्छी बात काज़मी ने यहां पर कही, अशरफ काज़मी ने, कि नंबर का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से बीजेपी और कोशिश करना चाहेगी कि इक्तिदार में और सत्ता में वापस आया जाए। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका टारगेट ही ये होता है कि किसी तरीके से सत्ता में आया जाए, लेकिन चाहने से नहीं होगा। देखिए, यहां 3-4 चीजें बड़ी जी, वो तो नेक टू नेक है। बीजेपी के पास 114 है शायद या 110 है, तो वो जब नेक टू नेक की स्थिति होती है, और ऐसे में खास तौर पे जब बीएसपी वाले और समाजवादी पाले जो है उनपे एंटी डिफेक्शन, और समाजवादी पाले जो है उनपे एंटी डिफेक्शन एक्ट एज सच अप्लाई नहीं होता। मान लो एक जाना चाहेगा तो उसको स्वतंत्रता है, मान लो 2 जाना चाहेंगे, उसमें से 1 जाना चाहेगा तो वो भी स्वतंत्रता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और जबकि राजस्थान में आप देखिए क्या हुआ कि बीएसपी के 6 एमएलए थे शायद, वो सारे के सारे ज्वाइन कर लिए उन्होंने कांग्रेस में। तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए, सत्ता अगर परिवर्तन होती है और एमएलए की स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी जाए, इस तरह के एमएलए जो छोटी पार्टी के एमएलए हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी के एमएलए का सवाल है, उन पे एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा, और एंटी डिफेक्शन की रिक्वायरमेंट है 2/3, मतलब वो तो बड़ा इंपॉसिबल सा होता है। तो अगर सिचुएशन का फायदा बीजेपी को मिलता है तो उसमें आरोप कैसे लगाएंगे? उनके प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि भैया हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपने आप टूट के आते हैं तो आएंगे। दूसरी स्थिति यह भी साफ है कि 3 धुरी है कांग्रेस भी, ये कांग्रेस की अंदरी खिंचातान है। एक धुरी सिद्धिया साहब की, एक दिग्विजय साहब की, और एक कमलनाथ साहब की। अच्छा, उसमें एक और शामिलात हो गया, राज्यसभा का मेंबर किसको बनना है।
तो ये एक्चुअल में जो है ये अंदरूनी लड़ाई है और उसको जामा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी ने प्रयास किया। भाई बीजेपी को प्रयास की जरूरत नहीं है, वो बगैर प्रयास के जो बीएसपी के इंडिपेंडेंट और वो लोग हैं वो तड़पड़ा रहे हैं, क्योंकि जनता को उनको मुंह दिखाना है। जनता में जो कमिटमेंट की है वो उनके पास पूरी नहीं हो पा रही है। तो कई सारे कारण हैं और इस पे इस तरीके से निराधार आरोप लगाना कि बीजेपी का कमल ऑपरेशन फेल हो गया या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया लोगों को, ये बिल्कुल सरता गलत है। यहां पे हकीकत यही होती है घूम फिर के, क्योंकि दिग्विजय राज्यसभा जाना चाहते हैं और सिंधिया को कुछ लोग पुश करके राज्यसभा लाना चाहते हैं, उसमें कमलनाथ भी चाहते हैं कि ये यहां से जाए तो हमें पूरी फ्रीडम हो जाए। तो अंदरूनी लड़ाई के चलते हुए ये सारा का सारा मसला है और बीजेपी का किसी तरीके का कोई प्रयास प्रीमा फेसाई हमें नजर नहीं आता है। और अगर इस तरह का कुछ हुआ है, अगर इसको किसी तरह से हाईजैक किया है या किसी को लालच दिया है तो उसको जाके एफआईआर लिखानी चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में थाने तो सब कमलनाथ के अंदर है ना? लेकिन वाजपेयी जी ये असल में शक इस वजह से भी होता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, बीजेपी पहली बार नहीं कर रही। आप इससे पहले उठाकर देख लीजिए, अभी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, कर्नाटक आप देख लीजिए, कर्नाटक में जिस तरह से हुआ, जिस पर कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी एक तरह से की थी, तो ये मतलब इस तरह से इससे पहले होता रहा है। बीजेपी इस तरह से करती रही है, ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन लोटस उसके चलते रहे लगातार। इस वजह से भी एक तरह से बीजेपी की तरफ शक की सुई जाती है। भाईजान जी 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 वाजपेयी जी बात पूरी कर लीजिए। भाईजान हमने शुरुआत ही इसी बात से की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सत्ता में जाने का सबसे पहला हक बनता है और सपना होता है, लेकिन गलत तरीकों से नहीं। अगर गलत तरीकों से करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रैप में आएगी। जैसे अभी ये कहा कि कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किए, भाई कोर्ट ने क्रिमिनल ऑफेंस है। नरसिम्हा राव की सरकार किस लिए करी थी? वो ब्राइबरी कांड था। आपको याद होगा शिबू सोरेन हुआ करते थे झारखंड के, वो पैसे उनको दिए गए थे, क्रिमिनल केस भी बना था। तो सारी स्वतंत्रताएं हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ एमएलए के फ्रीडम के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल एक्ट, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त सलमान निजामी साहब कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी डिबेट को ज्वाइन कर लिया है। सलमान निजामी साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं संजय सिंह बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर क्या कुछ लग रहा है, जो बात गुलरेज शेख ने बताई या जिस तरह से वाजपेयी जी ने जो बात रखी कि भाई हक तो सबका है, सियासत यानी जमहूरियत ने तो ये छूट दी है, एक तरह से आजादी है कि सभी इख्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है, जो मौजूदा सिनेरियो है, वहां से क्या नजर आता है कि कमी खुद कांग्रेस के खेमे में है? आज जिस तरह से जो लड़ाई कांग्रेस की उसकी वजह से इस तरह के हालात हैं, या फिर अब बीजेपी भी इन जो मौके मिल रहे हैं, जो फायदा एक तरह से बीजेपी भी उठाना चाह रही है इस तरह के हालात का? अब ये जो लड़ाई दिखाई दे रही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में, ये जब से सरकार बनी है कमलनाथ, तब से मुझे लग रहा है कि कमलनाथ की लड़ाई, तभी से आशंका जताई जा रही थी कि कमलनाथ को चुनौती कमल से ही मिलने वाली है। एक था नाम और दूसरा प्रतीक, बिल्कुल, क्योंकि जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था। आप देख लीजिए कि 114 सीट पे कांग्रेस आई थी और 108 सीट पर बीजेपी आई थी, तो मात्र 6 सीट का डिफरेंस था, जिसमें से 2 बीएसपी का उन्होंने सपोर्ट लिया, 1 एसपी का और 4 इंडिपेंडेंट थे। तो कुल मिलाकर 121 बनते हैं और 121 में से 115 की जरूरत थी। तो मार्जिन इतना कम था कि कभी भी ये आशंका पहले से ही, प्रारंभ से ही जताई जा रही थी कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है, क्योंकि खरीद फरोख्त का जो सिस्टम अभी आप बात कर रहे थे कि अभी का नहीं है। कर्नाटक और गोवा का आपने उदाहरण पहले ही ले लिया है। अभी जो कांग्रेस की पुष्टि हुई है उसमें से सीधे सीधे लग रहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक, जिसमें बिसाहू लाल, हरदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह सेरा और इंदल सिंह कसाना, वो भी इस जो विद्रोह में शामिल है, जो सरकार गिराने में शामिल है, उसमें से 4 कांग्रेस के हैं, 2 जो है बीएसपी के हैं, रमाबाई और संजीव कुशवाहा, और 1 जो एसपी के हैं राजेश शुक्ला। तो इस तरह से 7 लोग जो हैं तो बाहर जा रहे हैं एक तरह से पार्टी का। और उसकी बड़ी वजह जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं और अंदर की पॉलिटिक्स जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल वो पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स नहीं होती तो कांग्रेस की स्थिति आज जो है उससे जो 114 पे सिमट गई उससे बेहतर होती। यदि ऐसे ही हालात प्रारंभ से नहीं बने रहते जो आज दिखाई दे रहे हैं, तो कमलनाथ की सरकार के लिए जो एक हम कहें कि नहीं बीजेपी प्रयास नहीं कर रही है, तो बीजेपी का पुराना इतिहास आप बता ही चुके हैं कि कर्नाटक में क्या किया उन्होंने, गोवा में क्या किया,
नॉर्थ ईस्ट में तो पूरे पार्टी को एकदम से कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से देखिए कि जो आज की राजनीति है वो पहले वाली राजनीति नहीं है कि राज्य चलाने के लिए जो एक नीति बनाई जाती थी, जो पॉलिसी बनाई जाती थी, उसको हम राजनीति कहते थे। आज की राजनीति सीधा सीधा है कि जहां नीति खत्म हो जाए और किसी तरह से राज बना रहे, सत्ता बनी रहे, उसको हम राजनीति कह रहे हैं। तो ये तो अभी देख लीजिए ये ट्रेंड बढ़ा है जब से नई सरकार आई है, और जब तरह से है कि पूरा कांग्रेस मुक्त भारत का एकदम से सपना जब से देखा जाने लगा, तो मुझे लगा लोकतंत्र की हत्या धीरे धीरे कहीं ज्यादा होने लगी है। तो ऐसे हालात में हम ये कहें कि बीजेपी प्रयास नहीं कर रही है और कांग्रेस के अपने अंदरूनी हैं, तो कोई दूध का धुला नहीं है। कांग्रेस के अंदरूनी प्रयास भी हो सकते हैं, और यहां हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी भी ऐसा चुपचाप नहीं बैठी है कि वो नहीं चाहती कोशिश 15 साल तो हो रही है, बिल्कुल कोशिश तो हो रही है, और कुछ कमियां उनकी भी है और कुछ कोशिश इधर से भी हो रही है। दोनों तरफ से मतलब एक तरह से काम चल रहा है। सलमान निजामी साहब, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खुद कांग्रेस अपना बोझ एक तरह से नहीं संभाल पा रही और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर चीज में सरकार नाकाम है और इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा जैसे ही देश में हालात बिगड़े और किस तरीके से भाजपा जो है एक्सपर्ट है खरीद फरोख्त करने में। और आपने देखा हम पीछे नहीं जाएंगे, पिछले 2 सालों में आप देखिए भाजपा कंटिन्यूअसली 5 राज्यों में हार चुकी है, और जबरदस्ती इन्होंने, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे कोई भी दूसरे राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा किस तरीके से। हमने कर्नाटका में देखा 250 करोड़ की रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी मौजूद है। 250 करोड़ का इन्होंने डिमांड नहीं, ऑफर किया कि हम आपको 250 करोड़ देंगे, तो आप कांग्रेस छोड़ के हमारे पास आइए। ये कर्नाटका का है, आपके चैनल ने चलाई थी वो। महाराष्ट्र में भी इन्होंने किस तरीके से होटल में बंद करके किडनैप किया गया, आपने देखा कि दिल्ली में किडनैप किया था विधायकों को, और चौटाला जी को किस तरीके से ब्लैकमेल करके कि उनके पिता जो हैं जेल में हैं और उनको छोड़ा गया इस शर्त पे कि जब आप हमारे साथ सरकार बनाएंगे नहीं तो हम आपके पिता को नहीं छोड़ेंगे। तो ब्लैकमेलिंग, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से भाजपा ने एक टेरर किया है, डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला है। और ये जहां इन्होंने, इनकी हालत ऐसी खराब हुई है, दिल्ली में ये चुनाव हार गए, राजस्थान में हार गए, महाराष्ट्र में इनको एक जवाब मिल गया कि ये नहीं चलेगा। और ये इनकी स्ट्रेटजी बन चुकी है कि जमहूरियत ये तो मानते ही नहीं है इलेक्शन हार जीत, और इनकी एक स्ट्रेटजी ये बनी है कि जोर जबरदस्ती से और एजेंसीज का इस्तेमाल करके, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, जो नेता इनके साथ नहीं जुड़ेगा, जो इनके साथ सरकार नहीं बनाएगा, उनको ये केस पे केस करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो हमारे लेकिन सलमान निजामी साहब क्या कांग्रेस के अंदर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर ही क्या एक तरह से फूट नहीं है? कांग्रेस के अंदर के जो हालात हैं, क्या उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं है? ज्योतिराव सिंधिया जी का स्टेटमेंट आपने शायद, अरे साहब, ज्योतिराव सिंधिया जी का स्टेटमेंट आपने देखा, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट देखा, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट देखा, सब तीनों लीडर जो हैं एक हैं। परेशानी इनको क्यों हो रही है? आप क्यों जबरदस्ती ब्लैकमेल करके, जानबूझ के टेरराइज करके विधायकों को आप किडनैप कर रहे हैं और जबरदस्ती सरकार बनाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों ने, ठीक है हार जी चलती, आज मोदी जी हैं, कल राहुल जी होंगे, पहले अटल जी थे, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि ब्लैकमेल धमका के आप सरकारें बनाएंगे। ये जमहूरियत है, आपने जमहूरियत की, राहुल जी होंगे क्यों नहीं होंगे? आपके पासवान जी तो बोलते थे, आपके पासवान जी आज भाजपा में आ गए, कल तक तो कांग्रेस में थे। आप भी आ जाएंगे बहुत जल्दी हमारे साथ, आप भी बहुत जल्दी हमारे साथ आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये लोग नहीं, ठीक है गुलरेश, भाजपा के जो पांच राज्यों में भाजपा हारी, आप पे हंस रहे हैं लोग आज। राहुल गांधी का नाम लेके तो तो आएगी ना सर? नहीं, ये देखिए, ये सियासत है, हंसिए मत गुलरेश शेख, ये सियासत है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। गुलरेश शेख जी, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं सियासत के बारे में। एक क्रिकेट और सियासत के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि जीत किसकी होगी, कौन कैप्टन बनने जा रहा है और कौन अगला पीएम होगा, कौन अगला पीएम होगा, आप ये कह नहीं सकते हैं।
नहीं, दिग्विजय सिंह ने यही कहा कि बीजेपी का घमंड है, बीजेपी का ये घमंड है। गुलरेज शेख, हिटलर भी नहीं रहा था, हिटलर भी नहीं रहा था। देखिए, अब मैं थोड़ा हिटलर भी नहीं रहा था, तथ्य आधारित बात करना चाहता हूँ। ये भी नहीं रहेंगे, ये जमहूरियत मध्य है। प्रदेश की, आप मध्य प्रदेश के विषय में यदि हम बात करें तो ये इनका जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो झूठ को प्रचार कर रहे हैं इस प्रसार माध्यम के माध्यम से, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि संजय यादव किसके विधायक हैं जो बार बार ये कहते हैं कि मैं सेक्रेटरीएट जा जाके परेशान हो जाता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र का काम नहीं होता। आप ये बताने की कृपा करेंगे कि जायसवाल साहब जो मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, उन्होंने सुबह क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि ये सरकार, जब तक कमलनाथ जी है मैं उनके साथ हूं, जिस दिन सरकार गिर जाएगी तब क्षेत्र के लोगों से पूछूंगा कहां जाना है। ये मंत्री बोल रहा है मध्य प्रदेश का, उमर सिंगार जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में क्या नहीं कहा? मैं आपको थप्पड़ मार के बाहर निकले, जो उन्होंने महाराष्ट्र में जितनी बेइज्जती हुई, अब शर्म आनी चाहिए आपको, अब शर्म आनी चाहिए। जो महाराष्ट्र में आपकी बेइज्जती हुई, अभी तक आपने सीखा नहीं उससे कुछ। उमर सिंगार डेफिनेटली जो है वह सिंधिया कैंप के हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? सुबह के 5 बजे आपने शब्द दिया कि यदि सिंधिया जी दूसरी पार्टी बनाएंगे तो हम सब उसमें चले जाएंगे। आप ये सोचिए कि ये पार्टी है कि क्या है। सिंधिया जी को छोड़िए ना, आप अपने घर को बचाइए। उनकी क्यों टेंशन है आपको? आपका महाराष्ट्र ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना। मुमताज आलम रिजवी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं एक सवाल ले लेता हूं मुमताज साहब से। ठीक है, मैं गुलरेज शेख, सलमान निजामी साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब को जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है कि दिल्ली में अभी हालिया चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी की बहुत शर्मनाक एक तरह से शिकस्त हुई। उससे पहले महाराष्ट्र में हमने देखा कि सीटें बीजेपी की जरूर ज्यादा आई लेकिन सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा में एक तरह से उसकी इज्जत बची, वरना हरियाणा में भी लग रहा था कि सरकार नहीं बना पाएगी। क्या मुमताज आलम रिजवी साहब, अब यहां पर बीजेपी के ऊपर एक दबाव है, जहनी दबाव भी कह सकते हैं, सियासी दबाव भी कहा जा सकता है। अब वो चाह रही कि किसी तरह से जोड़ तोड़ की एक सरकार मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत दिन से इनकी नजर एक तरह से टिकी हुई थी यहां पर, जिस तरह से अशरफ काज़मी ने बताया कि मार्जिन बहुत कम है, इस वजह से चांसेस ज्यादा हैं। इनकी नजर है कि अगर हम यहां पर सरकार बना लेते हैं तो कुछ हौसला अफजाई होगी पार्टी की। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कमलनाथ जो है वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि कम सीट होने के बावजूद उन्होंने हुकूमत बना ली थी और ये हुकूमत तमाम इख्तलाफात के बावजूद वो चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। जहाँ तक ये है कि बीजेपी चाहती है तो पहले दिन से चाहती है और ये बिल्कुल सही है कि पहले दिन से उसकी नज़र लगी हुई है कि किसी तरीके से कमलनाथ की हुकूमत को गिरा करके और वहाँ पे हम शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत बना दें, अपनी हुकूमत बना लें। ये वहाँ पे पहले दिन से है और ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य जो है सूबे खोती जा रही बीजेपी, जो भारत का नक्शा है जहां पे बड़े पैमाने पर बीजेपी उसमें भगवा रंग दिखाई देता था, वो खाली हो गया है। और इसका ताल्लुक हुरैरा साहब राज्यसभा से भी है, उसको आप हल्के में न लीजिए। राज्यसभा में जो अभी 55 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, उनमें से आप ये समझ लीजिए कि 15 सीटें अभी बीजेपी की हैं, लेकिन बजाय बढ़ने के उसमें से 3 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको गौर करने की बात है। 3 सीटें कम हो रही हैं और उसकी वजह गुजरात और ये मध्य प्रदेश है। तो गुजरात, देखिए गुजरात में भी वही अफरा तफरी मची हुई है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की हुकूमत है लेकिन गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है और वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो नितिन पटेल जो वहां पे नायब वजीर आला हैं, वो भी जो है अपना नक्शा जो है वो दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये पूरा मामला जो है वो राज्यसभा का है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक इख्तिदार की बात है तो बीजेपी पहले दिन से मध्य प्रदेश में चाहती है कि हमारी हुकूमत बने, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कमलनाथ जो है वो एक मजबूत लीडर हैं और वो ज्योतिराव सिंधिया हो या दिग्विजय सिंह हो, उनको उन्होंने संभाल रखा है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, इस घटना में भी, इस वाकये में भी आप देखिए तो कांग्रेस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है, वरना शायद बाजी पलट जाती।
जिस तरह से गुरुग्राम फौरन कांग्रेस के जो लीडर हैं वो पहुंच गए और दिल्ली से एमएलएज को वापस लेकर कांग्रेस आई, तो यहां पर कांग्रेस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। यहां पर कमलनाथ का तजुर्बा वाकई में एक तरह से काम आया है। छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस इश्यू पर भी हम बात करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग या खरीदो फरोख्त की जो सियासत है, क्या इस पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और सवाल यह भी उठता है कि कमल और कमलनाथ को लेकर जो खींचतान चलती है मध्य प्रदेश में, आखिर यह कब तक चलती रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। यही दावा है कि इस सरकार गिराने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस खुद अपने बोझ को एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस खुद एक तरह से बहुत दबाव का शिकार है, उनके एमएलएज का बहुत ज्यादा दबाव है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस के अंदर खाने जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार और खुद कमलनाथ जो है वो अपनी सरकार का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में इस तरह का बार बार खींचतान क्यों होता है, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर हॉर्स ट्रेडिंग की जो सियासत होती है, जो इस तरह का खेल खेला जाता है, ये आखिर कब तक होगा। इससे पहले हमने गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा और अब मध्य प्रदेश में फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग सुनने में लगातार आ रही है। इस पर आखिर ब्रेक कब लगेगा, रोक कब लगेगी, या क्या जो हमारी जमहूरियत या हमारी सियासत है, क्या इसका असर उस पर नहीं पड़ेगा, यह भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अशरफ काज़मी साहब आपके पास ही आना चाहूंगा ब्रेक के बाद। अशरफ काज़मी, क्या आपको लगता है कि यहां पर अगर हम बात करें गुरुग्राम या गुड़गांव की बात करें या दिल्ली की बात करें, जहां पर कांग्रेस के एमएलएज को एक तरह से रखा गया था, कांग्रेस ने बहुत मुस्तैदी के साथ, जिसे हिंदी में कहते हैं कि बहुत सक्रिय एक तरह से कांग्रेस और कमलनाथ नजर आए, वरना शायद यहां पर बाजी पलट भी सकती थी कांग्रेस की। बिल्कुल अबू हुरैरा, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर कांग्रेस सक्रिय नहीं होती तो या उनके पास इस तरह का कोई इनपुट ना होता तो ये बाजी पलट जाती। और आप इस चीज को देखिए कि दिग्विजय सिंह जो है वो इस चीज को पिछले 2 दिन से कह रहे थे। पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि 25 से 35 करोड़ दिए जा रहे हैं। कल उन्होंने खुद मेरे से बात हुई, उन्होंने कह दिया कि सरकार को कोई खतरा ही नहीं, लेकिन आज कुछ खुलासा होगा। और रात को ये सब पूरा चला और आज दिन में भी वो आए, आज सब कुछ मैनेज कर लिया, तब वो आके कहने लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके हो गया, कहीं कोई खतरे वाली बात नहीं थी। लेकिन वो इस चीज से का इनपुट उनके पास था, तभी वो कह रहे हैं। और ये बात वो बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसके मेरे पास तथ्य हैं। तो यानी कहीं ना कहीं उनके पास इसकी पहले से इत्तला थी कि भाजपा क्या करने जा रही है। इसी वजह से दिग्विजय सिंह लगातार 2 दिन से कह रहे हैं। पहले दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, अगले दिन उन्होंने यहां अलग से बातचीत की कि चार्टर्ड प्लेन से सबको यहां दिल्ली लाया गया है और फिर रात को कुछ होगा, ये उन्होंने कहा था। और आज वो कल रात को सबने देखा है जो हुआ। तो ये अबू हुरैरा बहुत साफ है कि कांग्रेस को इल्म पहले से था कि क्या क्या बीजेपी के लोग, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, करने जा रहे हैं। अबू हुरैरा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सियासत के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो बार बार इस तरह से होता है कि सत्ता एक के हाथ में होती है, इख्तिदार कांग्रेस के हाथ में है और बीजेपी उसमें हॉर्स ट्रेडिंग करके या फिर अंदर खाने जाकर फूट डाल के एक तरह से वहां पर सरकार में आ जाती है। जैसे गोवा और कर्नाटक की मिसाल, बिल्कुल ताजा मिसाल एक तरह से हमारे सामने। वाजपेयी जी, ये जमहूरियत के लिए आखिर कितना सही है या कितना ठीक है या कितना नुकसानदेह है इस तरह की सियासत करना? जो वोटर्स होते हैं, जो अवाम होते हैं, मैंडेट किसी को देते हैं लेकिन सरकार कोई दूसरा बना लेता है। इसे किस तरह से देखा जाए वाजपेयी जी? देखिए जहां तक फूट डालने की बात है, वो तो बात मैं मान सकता हूं कि फूट डाली जाती है और फूट डलवाई भी जाती है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जब तक एमएलए नहीं चाहेगा या एमपी नहीं चाहेगा कि वो दल बदल करे, तब तक उसे फोर्सफुली तो कोई नहीं कर सकता। फोर्सफुली अगर करेगा तो वो जाके वहां असेंबली में जाके बोल देगा। एक तो ये पहलू है। देखिए, जब तक खुद की विलिंगनेस नहीं होगी या खुद का वॉलंटरी एक्ट नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में करेगा वो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है, देखिए आपके पैनल में अभी एक सज्जन ने आरोप लगा दिया कि 250 करोड़ रुपए की मेरे पास कैसेट है। माफ करना, मैं इनसे पूछता हूं, क्यों नहीं आपने पुलिस को दी कैसेट? वो क्यों नहीं आपने एफआईआर रजिस्टर कराई? जब कानून का सारा आपके साथ है,
कानून बड़ा क्लियर है, क्रिमिनल एक्ट भी है और एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। देखिए बोलना बड़ा आसान होता है, हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड ठीक समझ है, खरीद फरोख्त की बात समझ आ गई, लेकिन सबूत तो दोगे या खाली कहने से काम चल जाएगा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? भाई हॉर्स ट्रेडिंग कहने में और उसको प्रैक्टिकली चीजों, दिग्विजय साहब कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए दे दिए। अरे भाई इतने बड़े आप लीडर हैं, जब आपके पास इतना है तो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? कोर्ट भी खुले हैं, पुलिस भी खुली है, सब चीजें खुली हैं। देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन दूसरी तरफ हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो सत्ता में जाने के लिए वाजपेयी जी, जो सीधा वाजपेयी जी कर्नाटक की मिसाल आपके सामने, पूरा मामला देखिए कोर्ट में भी गया, कोर्ट में जाने के बाद वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई, दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई। तो ये सारी चीजें आप जिस सबूत की बात कर रहे हैं या जिस कानून की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको कर्नाटक के जो एग्जाम्पल है उसमें सारी चीजें आपको सामने आएंगी। नहीं कहीं नहीं आई, नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सारी बहस हुई, लेकिन किसी भी तरफ से यह नहीं हुआ कि इस पैसे का ऐसे लेन देन हुआ या इतना पैसा दिया गया। वहां सुप्रीम कोर्ट में क्या डिबेट हुई कि भाई आपने टाइम कब दिया, मेजॉरिटी हम प्रूव कर सकते थे अगर हम आपको आप टाइम देते, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स की कि आप असेंबली में जाके प्रूव करिए। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये ऐतराज का विषय है। ये देखिए डेमोक्रेसी में बगैर सबूत के बात करनी या एलिगेशन लगाना, ये भी गुमराह करना होता है। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ये CAA पे जो हो रहा है, गुमराह हो रहा है। रॉफेल पे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कांग्रेसियों ने और विपक्ष ने पूरी जोर शोर से कहा कि चोर है, महाचोर है, इतनी रिश्वत खा ली, इतने जहाज नहीं आए। क्या हुआ अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाकायदा क्लीन चिट दी। तो मेरा कहना यह है कि जब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आरोप लगाते हैं तो उस आरोप के और तथ्यों के पीछे कोई ना कोई प्रीमा फेसाई सबूत जरूर होना चाहिए। और खासतौर से जबकि बीजेपी डिनाई कर रही है इस बात को कि हमने ना हम इंटरेस्टेड है ना हमने कोई प्रयास किया। लेकिन हाँ, अगर सपा वाले या बीएसपी के एमएलए या जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, अगर वो उनका साथ नहीं देते और वो हमारा साथ देना चाहते हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? देखिए मेरा बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है कि इस तरह से कहें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या खरीद फरोख्त हो रही है। आप साबित करिए, प्रीमा फेसाई करिए। बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तरीके से साबित करिए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मध्य प्रदेश में तो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी वहां पर हैं, जाहिर सी बात है। और इसी वजह से ये खेल जाहिर सी बात है इतना लंबा एक तरह से खींच रहा है, या यहां पर सरकार एक तरह से बची हुई है क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां पर आप खिलाड़ी देखिए कि कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है, सिंधिया है, दूसरी तरफ आप बात कीजिए तो शिवराज सिंह चौहान है। तो यहां पर इसी वजह से मैच बड़ा दिलचस्प एक तरह से वाजपेयी जी हो रहा है। मैं गुलरेज शेख आपके पास आना चाहूंगा, बहुत छोटा सा कमेंट गुलरेज शेख की, क्या वाकई में बीजेपी सरकार तो बनाना चाह रही है और बीजेपी पर अभी दबाव भी है? कई स्टेट आप हार चुके हैं, एक मेंटली भी आपको एक ताकत मिलनी चाहिए, इसकी वजह से बीजेपी चाह रही होगी। और यही इल्जाम बार बार कांग्रेस लगा रही है कि जोड़ तोड़ की सियासत करके बीजेपी सरकार बनाना चाह रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यदि हम जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहते होते तो कब की बना सकते हैं मध्य प्रदेश में। और मैं आपके टीवी पर भी एक बात कह रहा हूं कि इनके बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन तो यही बात तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, यही बात तो जो आप कह रहे हैं, यही बात तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 10 से 15 विधायक हमारे जो है बीजेपी के एक तरह से संपर्क में है। मुझे एक्सपोज करने दे दिग्विजय सिंह जी को भी। रुक जाइए सर, बाबू जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं उनकी बातों को मुझे एक्सपोज करने दें। देखिए कि जो राज्यसभा का चक्कर चल रहा है, वो अंतर्द्वंद चल रहा है सिंधिया खेमे में, तो दिग्विजय सिंह जी के बीच में दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि कैसे भी राज्यसभा की सीट अपनी मेंटेन करें। और आप वो होटल के विजुअल्स देखें, उस होटल के विजुअल्स जिसपे रमाबाई, वो जो बहुजन समाज पार्टी की विधायिका है, और उनके साथ कौन कौन है। उस होटल में डंडा भी कांग्रेस का है, झंडा भी कांग्रेस का है, कार्यकर्ता भी कांग्रेस का है, और सूटकेस जो है जिसमें और वो होटल जहां पर है वहां सरकार बीजेपी की है। वो होटल जिस स्टेट में है वहां सरकार बीजेपी की है।
देखिए उससे कुछ नहीं होता है। आप देखिए जीतू पटवारी किस तरह से अंदर गए और रामबाई को ले आए। वो वहां पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का न विधायक था, न हमारा कोई मिनिस्टर था हरियाणा का, न कोई हमारा कार्यकर्ता था, न हमारा कोई नेता था। तो यह बात स्पष्ट होती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं था। फिर ठीक है सलमान निजामी साहब, देखिए बीजेपी बार बार यही कह रही कि हमारी तो कोई मंशा ही नहीं थी और ये पूरा ड्रामा सब ऐसे ही हो गया। 7 से 8 एमएलए गुरुग्राम और एक तरह से गुड़गांव पहुंच गए, कोई बीजेपी की मंशा नहीं और पूरा ड्रामा हो गया। तो सारे के सारे विधायक जो है वो सलमान निजामी साहब करीबी हैं। कितने मासूम हैं ये भाजपा वाले। ओहो, मुझे तो तरस आ रहा है इन पे। इनके हालत पे तब तरस आया था जब महाराष्ट्र में इन्होंने रातों रात सुबह 5 बजे पे वहां के सीएम को शपथ दिलवाया था और वहां के पवार जी को पूरा क्लीन चिट दिया था कि आप पे कोई केस नहीं आज के बाद, क्योंकि इनको सत्ता की लालच नहीं है। ये तो 250 का ऑफर करते ही नहीं। ये तो हरियाणा जो है नोएडा में देखिए, और अशोक होटल जो कर्नाटक बेंगलोर में था, वहां तो 20 विधायक जो थे ही नहीं। ये तो बहुत मासूम लोग हैं, ये कहां करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। ये तो कहीं भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते। ना इन्होंने मणिपुर में हॉर्स ट्रेडिंग की, ना इन्होंने गोवा में की, ना महाराष्ट्र में की, ना कर्नाटक में की। वो तो खुद ही विधायक आगे चल के, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हम किसी भी इन्होंने, मैंने इनके बीच में नहीं बोले, मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं। इतनी मिर्ची क्यों लगी? मैं तो बहुत प्यार से बात कर रहा हूं। दूसरी बात इनकी ये है कि इन्होंने 2 साल से, मैं तो माने नहीं कह रहा हूं आपके विधायकों को। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके पास पैसा है ना, आपके पास 250 करोड़ है, आपके पास अडानी है, आपके पास अंबानी है, आपके पास पावर है, सीबीआई आपकी, आईटी आपकी, सब कुछ आपका है। आक्षेप लगा आप तो बिल्कुल दूध के दुल्हे, आपने तो कुछ नहीं किया। जी को फोन करके बोलिए कि इसलिए कैसे जिनके मकान शीशे के होते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंक क्या करते वो। यदि मिलता है उनके पास तो एक्सपोज करें, नहीं मिलता है तो एक्सपोज करें। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, यदि आपके कर्नाटक के सीएम की रिकॉर्डिंग है। बीजेपी को हम सर हिट एंड रन मत करें, आप सलमान खान वो तो मीडिया ने एक्सपोज किया। आपने तो क्या मीडिया अजीत पवार को क्लीन चिट किसने दिया? रातों रात किसने दिया? 200-250-300 करोड़ रुपया दिया गया है, तो 200-250 करोड़ अजीत पवार को क्लीन चिट किसने दिया? 200-300 महाराष्ट्र में सरकार का लालच किसको था? दिखाएं नोटों की गलती। अरे साहब छोड़िए, इस तरह से बिल्कुल आबू हुरैरा जी में इनको नहीं बोलने जैसे ये कमलनाथ है, जैसे पवार ने आपको अंदर घुस के इकोनॉमिक ऑफेंसिंग है उनके पास सबके। ये कमलनाथ है, ये दिग्विजय सिंह है, ईओडब्ल्यू से जांच करवाएं। ये कमलनाथ है, ये शरद पवार है। वो टाइम चला गया जब पैसे के दम से आप सरकारों को तोड़ना चाहते थे। आपको जवाब जो है महाराष्ट्र में शरद पवार ने दे दिया। गोरख धंधा इसको टॉलरेट नहीं करूंगा। आपकी एजेंसियां किस लिए है? झूठ कोई नहीं है। अब गुलरेज शेख जी देखिए, एजेंसियों की बात मत कीजिए। एजेंसियां दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हो गया, सब एजेंसियां रखी रह गई। आपको एजेंसियों की बात मत कीजिए। अंदर घुस के आपकी दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हो गया, 50 जाने चली गई, वहां पर एजेंसियां सब फेल हो गई। अब एजेंसियों की बात मत कीजिए, यहाँ बहुत बहुत बड़े काम हो जाते हैं। एजेंसियों की बात, आप एजेंसियों में कहां पड़े हुए हैं? मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। नहीं ठीक है, मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, गुलरेज जी बात हो गई, और जोर सलमान निजामी साहब बात हो गई। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, जो चीज कर्नाटक में हुई थी, क्या वही कर्नाटक टू अब मध्य प्रदेश में एक तरह से दोहराया जाता? लेकिन अगर हम तजुर्बे की बात करते हैं, यहां कमलनाथ हैं, सिंधिया हैं और दिग्विजय सिंह हैं, लेकिन अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी एक तरह से सिद्धरमैया या इस तरह के दूसरे जो लीडर थे वो कई मतलब बड़े लीडर थे, सीनियर लीडर थे, जो कदावर लीडर थे और जिनके पास बहुत तजुर्बा था। तजुर्बा तो एक तरह से मुमताज आलम रिजवी साहब कर्नाटक में भी बहुत था, लेकिन क्या कुछ डिफरेंस पाते हैं, क्या कुछ अलग पाते हैं आप मध्य प्रदेश की सियासत में और कर्नाटक की सियासत में? क्योंकि यही सीन एक तरह से क्रिएट हुआ था कर्नाटक में भी। देखिए कर्नाटक में और यहाँ में फ़र्क ये है कि यहाँ पे
कहीं ना कहीं साझेदारी तो है ही है। और जो ये इख्तलाफ की बात की जा रही थी, बीजेपी ने दरअसल ये कोशिश इसलिए की होगी क्योंकि उनको लगा कि जिस तरीके से कर्नाटक में इख्तलाफ था और एमएलएज जो हैं वो टूट रहे थे, वही सूरत यहाँ पैदा होगी। और यहाँ पे उनको लगा कि दिग्विजय सिंह, सिंधिया और कमलनाथ इनमें तनाव है, इसका फ़ायदा उठाया जाए, और वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तीनों लोग तकरीबन एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये बात अलग है कि इख्तलाफात, देखिए पॉलिटिक्स में इख्तलाफ जो है वो पार्टी के अंदर होता है, उसको हम डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अलग सी चीज़ है। जहाँ तक आप कर्नाटक की बात करें तो जो चीज़ें सामने आई हैं, आपको खुद मालूम है कि किस तरीके से एमएलएस को हाईजैक किया गया और फिर जो एजेंसियों का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था, आपको मालूम होगा, और पूरा वहाँ पे हाई लेवल का ड्रामा था। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस जो है, मैं समझता हूँ वो बहुत एक्टिव नहीं हो पाई थी, और पूरे एमएलएस जो है वो एक तरीके से लेकर के बीजेपी चली गई थी या उनको अलग कर लिया था, मुंबई आ गए थे, सब आपको मालूम है। यहाँ पे वही सूरत बिल्कुल पैदा होने वाली थी। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये वाकई जो है बहुत माहिर हैं, और दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश को जानते ही हैं, बारीकी से जानते हैं, 10 साल वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और उनकी पूरी नजर रहती है। तो ये मुस्तैदी जो है कांग्रेस की, उसने कमलनाथ हुकूमत को बचा लिया, वरना ये बिल्कुल तय बात थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत हो जाती, बदल सकता था, मध्य प्रदेश में भी एक तरह से मंजर बदल जाता, सियासी मंजर जो है बिल्कुल मंजर बदलता, लेकिन मुस्तैदी दिखाई। मैं बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय सिंह बघेल जी, 2-3 चीजें हैं। एक जिसपे गुलरेज शेख बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस में इस वजह से भी अंदरूनी फूट एक तरह से है, क्योंकि अब सिंधिया और दिग्विजय सिंह ये लोग चाह रहे हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा, इसे लेकर एक टकराव है। एक चीज तो ये हुई, और एक सवाल जो मैंने वाजपेयी जी से किया था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत होती है, या जो आवाम है वो मैंडेट किसी को देती है और सरकार जो हारे हुए वो बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो रिवाज एक चल पड़ा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए अबू, यहाँ पे 2 सवाल आपने पूछा। एक तो राज्यसभा वाली चीज है, तो ये राज्यसभा में तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वहाँ एक अंदरूनी लड़ाई सी है मध्य प्रदेश में, वहाँ के अपने दिग्गज नेताओं को लेकर के राज्यसभा में कौन पहुंचेगा और कौन ऊपर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगा, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और दूसरा एक इसमें एक छुपा हुआ रीजन ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों बड़े स्टेट हैं, यहाँ से जो भी एमएलए और एमएलसी आते हैं वो राज्यसभा में जो चुनकर जाता है उसको बहुत प्रभावित करने वाले राज्य हैं। तो ये बीजेपी भी चाहेगी कि यहाँ यदि इसके लोग यदि हमारी तरफ आ जाएंगे तो राज्यसभा में अपना वर्चस्व बना रहेगा। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियों के लिए, जैसे राजस्थान में भी यही है कि वहाँ भी जीत का अंतर बहुत कम है, महाराष्ट्र में आपने देख ही लिया कि जिस तरह से रातों रात एकदम से अजीत पवार साहब को बना दिया गया था, और फिर किसी तरह वो शरद पवार ने अपना अनुभव को वहाँ पे काम लाते हुए और जिस तरह से पूरी सत्ता बदल दी 5 दिनों बाद ही, तो यहाँ पे वो काम आया। मध्य प्रदेश में भी यही चाल चली गई, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। जिस तरह से गोवा और मणिपुर में एकदम से खेल किया गया कांग्रेस पार्टी के साथ, तो दिग्विजय साहब की एकदम से उस तरह से नींद एक तरह से हम खुल गई, और उन्होंने जैसे 2 दिन पहले ही आभास कर लिया कि ये चीज़ होने वाली है, तो उन्होंने बिना सेकंड गंवाए गुड़गांव में जो वहाँ पे विधायक रखे गए थे वहाँ लोगों को समझाया, और कहते हैं ना कि चोर यदि चोरी करेगा और बताकर करेगा तो फिर वो चोर नहीं कहलाया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जब भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो बता के नहीं की जाती, जब सबके सामने नहीं की जाएगी। ये जो डील होती है अंदर अंदर होती है। जो आपको वाजपेयी साहब बोल रहे थे कि आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, शिकायत कैसे की जाएगी, कि साक्ष्य जब मिलेगा तब शिकायत होगी। कानून है, सब कुछ है, लेकिन साक्ष्य कभी भी जिस तरह की डील होती है और जिस तरह से समझौता होता है उसमें साक्ष्य जो है नहीं दिया जाता, वो अंदर अंदर का खेल होता है पूरा। ऐसे हालात में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान दे करके जिस तरह से मैनेज किया गया है स्टे पूरा एक तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को और कमलनाथ सरकार को, ये हाँ पूरा राज्यसभा ही नहीं पूरा सरकार बचाने का भी एक तरह से प्रयास किया गया है, और इसमें अनुभव बहुत सलमान निजामी साहब,
क्योंकि मार्जिन बहुत कम है और यहां पर अगर कांग्रेस की तरफ से थोड़ी भी ढील अगर दी गई फ्यूचर में या आने वाले दिनों में थोड़ी भी अगर ढील मिली, और जिस तरह से हालिया दिनों कमलनाथ और सिंधिया के दरमियान थोड़ा सा टकराव हुआ था, इस तरह के हालात बने, तो अब आपको अब समझना चाहिए कांग्रेस को, एक इशारा है ये कि आगे अगर थोड़ी सी भी ढील मिली तो बीजेपी की एक तरह से नजर है सारे सियासी हालात पर। सलमान निजामी साहब, देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें जाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ही इख्तियार दिए जाते हैं कि आप अपनी राय रख सकते हैं। इनको जवाब मिल गया महाराष्ट्र में, वो आपने देख लिया किस तरीके से इन पे देश के लोगों ने नहीं दुनिया ने हंसा कि क्या इनको, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि महाराष्ट्र हो या अब जो मध्य प्रदेश में ये कर रहे हैं, इनको उल्टी खानी पड़ेगी। वहां बिल्कुल कांग्रेस यूनाइट है और वहां कोई भी ताकत कांग्रेस को वहां तोड़ नहीं सकती, सरकार को तोड़ नहीं सकती। कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गुलरेश शेख, लास्ट कमेंट। गुलरेश शेख, कोई नहीं कर सकता। कर्नाटक, गोवा या मणिपुर, मध्य प्रदेश को ना समझा जाए गुलरेश शेख, यहां पर नाको चने चबाने पड़ेंगे सत्ता में आने के लिए, इख्तिदार में आने के लिए। देखिए, बिल्कुल ना आप इसको कर्नाटक समझे, ना मणिपुर समझे, ना कोई और अन्य राज्य समझें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस को चलाते हैं, लेकिन यही नेता एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं राजनीतिक रूप से। तो इनके घर में आग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत, आप अपनी पार्टी को संभालिए ना, यदि हमको आपको कांग्रेस से क्या लेना देना? आप अपने घर को संभालिए। यदि ऐसे खेल हमको खेलने होते तो कब के खेल लेते। लेकिन आप ये बताएं, गाहे बगाहे सिंधिया कैंप ये क्यों बात करता है बार बार कि सिंधिया जी जो है कांग्रेस छोड़े, अपनी नई पार्टी बनाए। समस्या तो इनकी है ना आपस में। अडवाणी जी हमारे परम आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं। आडवाणी जी के जन्मदिन हो, कोई भी अवसर हो, मोदी जी जाके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं पैर झुककर। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हमारे ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत मुश्किल तो है कांग्रेस के लिए, मुश्किल है क्योंकि मार्जिन कम है, इस वजह से मुश्किल है। आगे कदम बहुत फूक के एक तरह से रखने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे कांग्रेस को। जो है हेडलेस चिकन है। नहीं, मैं गुलरेज साहब से पूछना चाहता हूं, ये कई बार कह चुके हैं, ये कई बार कह चुके कि मैं चाहता तो बना लेता, मैं चाहता तो बना लेता। तो क्या ये वाकई मध्य प्रदेश में हुकूमत नहीं बनाना चाहते? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि शिवराज चौहान जो है वहां फिर वजीर आला बने? इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ भी इख्तलाफ कोई ना कोई है। ये नहीं चाहते कि शिवराज जो है चीफ मिनिस्टर बने। नंबर एक नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो कब के बना लेते। तो इसका मतलब आप शिवराज चौहान को नहीं चाहते कि वहां पे चीफ मिनिस्टर बने। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर हालात को तो एक तरह से कांग्रेस ने संभाल लिया, लेकिन अब कांग्रेस को आगे बहुत सोच समझ के एक तरह से कदम रखना पड़ेगा। और जो ये रिवाज चली आ रही है खरीदो फरोख्त की, इस पर भी एक तरह से नजर रखनी पड़ेगी। हालात तो एक तरह से अब खुशगवार हो गए और कांग्रेस की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कोई खतरा नहीं रहेगा, इस बात की कोई शर्त नहीं है। और आगे कांग्रेस को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक, मणिपुर और दूसरे रियासतों में कांग्रेस ने इस तरह की सियासत का हाल देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद बाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सलमान निजामी साहब, अशरफ काजमी जी और मुमताज आलम रिजवी साहब, संजय सिंह बघेल जी और गुलरेश शेख, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।